हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग ये भी असाइनमेंट के बारे में कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बच्चों। जैसे कि आप लोगों को व्याकरण सरोवर से प्रश्न उत्तर जाते थे, तो हम लोग व्याकरण सरोवर ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों व्याकरण सरोवर का चैप्टर नंबर 1 हम भाषा, लिपि और व्याकरण ले लेते हैं। भाषा, लिपि और व्याकरण पाठ को अध्ययन करने के बाद जो प्रश्न उत्तर होगा उसको भी हम आपको सॉर्ट आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, श्रीमान अरविंद पुनिया ट्रैफिक इंस्पेक्टर, उनका काम सड़क पर वाहनों को नियंत्रित अथवा व्यवस्थित रखना है ताकि लोगों में असुविधाओं का सामना न करना पड़े। एक दिन उन्होंने एक कार चालक की ओर रुकने हेतु संकेत किया। कार चालक उनके संकेत का अर्थ समझ गया, इसलिए उसने कार चालक को सड़क के किनारे रोक दिया और कार चालक एक साइड सड़क के किनारे जाकर अपनी कार को रोकता है। और आगे देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पे देखिए पिक्चर जो है दिखाई गई है तस्वीर कि यहाँ हाथ से ट्रैफिक पुलिस इशारा करता है, संकेत देता है और कार चालक उसके हाथ की तरफ देख रहा है। यहाँ भावों का आदान प्रदान संकेत द्वारा हुआ है। जैसा कि बच्चों तस्वीर में दिखाया गया, यहाँ पे ना तो कोई स्टिक है, ना कुछ है, ना मुँह से बोलने की तस्वीर दिखाई गई। तो इसलिए यहाँ पे कार चालक को रोकने का जो कार्य था वो ट्रैफिक पुलिस ने हाथ के संकेत द्वारा किया है। कार चालक का कार का दरवाज़ा खोलकर अपना बाहर आया तो अरविंद पुनिया तथा उसके बीच निम्नलिखित बातचीत हुई। जब कार चालक अपना दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है और उससे और ट्रैफिक पुलिस से जो बातचीत होती है बच्चों, यहाँ 4 लाइन में देखो दी गई है। पहली लाइन जो है ट्रैफिक पुलिस बोलता है अरविंद पुनिया, आपने रेड लाइट पार कर कानून का उल्लंघन किया है। वो कहता है आपने रेड लाइट पार कर कानून का उल्लंघन किया है। तो दूसरी लाइन में वो उत्तर देते हुए कि सर यह गलती तो मुझसे हो गई है, यह गलती मुझसे ही हुई है। तीसरी लाइन में देखो बच्चों, इस गलती के लिए आपका चालान काटा जाता है, 500 रुपये जुर्माना भरिए। यह बात अरविंद पुनिया यानी कि ट्रैफिक पुलिस कार चालक से कहता है। चौथी लाइन में देखिए, ठीक है सर जुर्माना भर देता हूँ। कार चालक मान जाता है और जुर्माना भरने को तैयार हो जाता है। फिर देखिए बच्चों, यहाँ पे फिर लाल रंग की स्याही से लिखा गया है, यहाँ भावों या विचारों का आदान प्रदान बोलकर तथा सुनकर हुआ है। ये जो ऊपर लिखा गया है बच्चों 4th लाइन, ये जो व्यक्त किया गया है बोलकर और सुनकर। अब आ जाते हैं बच्चों 3rd पैराग्राफ। उसके उपरांत अरविंद पुनिया ने चालान बुक उठाई तथा उसमें कार चालक का चालान भर दिया। उन्होंने पेन से कार का नंबर, चालक का दोस्त तथा जुर्माने की धनराशि सब लिख दी। फिर चालान की पर्ची कार चालक को दे दी। कार चालक ने उस पर्ची को में लिखी बातें पढ़ी और अरविंद पुनिया को 500 रुपये दे दिए। कहते हैं बच्चे, कोई भी रसीद हमें मिलती है पहले हम उसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं कि हमारा गुनाह क्या था और हमने किस कारण से हमें चालान काटी गई है और कितने रुपए हैं, फिर हम देते हैं। तो यहाँ पे जो पढ़ने लिखने का काम हुआ है वो लिखित भाषा का हुआ है। देखिए यहाँ पे का ये अरविंद पुनिया लिख रहा है और लिखने के बाद कार चालक उसको पढ़ेगा, तो पढ़ लिख कर विचारों का आदान प्रदान हुआ है। तो बच्चों यहाँ देखिए फिर लिखा गया है, यहाँ भावों का या विचारों का आदान प्रदान लिखकर एवं पढ़कर हुआ है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपने भावों या विचारों के आदान प्रदान हेतु हम निम्नलिखित बातों का ध्यान देते हैं। पहला है संकेत अथवा इशारे से करते हैं, दूसरा बोलते और सुनते हैं, तीसरा लिखते और पढ़ते हैं। 3 माध्यमों से हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों, अभी तक हमने भाषा के बारे में, कैसे हम भाषा का आविष्कार हुआ, कैसे हम किस प्रकार से भाषा किसे कहते हैं ये हम समझते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं बच्चों, वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य लिखकर, पढ़कर, बोलकर तथा सुनकर अपने भाव या विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आई होप। अब हम विशेष पे चलते हैं बच्चों। देखिए विशेष में देखिए, संकेत अथवा इशारों के द्वारा मन के सभी भाव या विचार नहीं समझाए जा सकते, इनकी अपनी एक सीमा होती है, अतः संकेत को भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। बच्चों याद रखना है कि जो सांकेतिक भाषा है उसको ग्रामर में या व्याकरण, मेरे कहने का मतलब व्याकरण में उसको स्थान नहीं दिया गया है, बस ये हमारे समझने के लिए होती है। अब सेकेंड पेज नंबर 6 पे आ जाते हैं बच्चों। देखिए यहाँ 6 है,
अब इसमें देखिए, यहाँ दी गई परिभाषा के आधार पर भाषा के निम्नलिखित दो दृष्टिगत होते हैं। अब हमने भाषा को दो रूप में विभाजित कर दिया, पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। तो चलिए हम मौखिक भाषा के रूप को जान लेते हैं। मौखिक अथवा उच्चारित भाषा में अभिप्राय है से बोली जाने वाली तथा कानों से सुनकर समझी जाने वाली भाषा से है। मौखिक भाषा का मतलब होता है जो मुख से बोलते हैं और कानों से सुनते हैं। इसे वाचिक भाषा भी कहते हैं। बच्चों, अगर कोई पूछे वाचिक भाषा किसे कहते हैं तो आप एकदम बेफिक्र होकर कह सकते हैं कि मौखिक भाषा को ही वाचिक भाषा कहते हैं। इसमें केवल मुख से ही विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। इसे लिखने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। यह भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है। यह भाषा का अस्थायी रूप है। अब मौखिक भाषा के बच्चों कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं। दूरदर्शन, दूरभाष, वायरलेस, रेडियो, वार्तालाप, गायन इत्यादि। अब उसके बाद देखिए लिखित भाषा में आ जाते हैं। लिखित भाषा में हम देखिए लिखित अथवा अंकित भाषा का लिखा हुआ रूप होता है। इसमें विचारों का लिखकर आदान प्रदान किया जाता है। इसे लिखने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। इसके प्रयोग या विचारों को दूरस्थ प्राणी तक पहुँचाने के लिए किया जाता है। यह भाषा का स्थायी रूप है। इसकी सहायता से ज्ञान एवं अनुभव को सुरक्षित रखा जाता है। लिखित भाषा से हम किसी भी चीज़ को लिखकर उसे सुरक्षित रख सकते हैं बच्चों। इसके अलावा देखो लिखित भाषा में जो होता है उसमें हम किसी भी चीज़ का लिखने के लिए उसकी लिपि को पढ़ते हैं। लिखित भाषा थोड़ा बच्चों मौखिक भाषा से थोड़ी कठिन होती है, पर ये हमेशा के लिए हो जाती है और इसमें विचारों का आदान प्रदान हम लिख और पढ़कर ही करते हैं। इस भाषा के कुछ उदाहरण देखिए। समाचार पत्र, पत्रिका, पुस्तक, दस्तावेज, शिलालेख। समाचार पत्र जो होता है वो लिख कर आता है, लेकिन हम जब उसको पढ़ते हैं तभी देश दुनिया की खबरें जान पाते हैं। पत्रिका इत्यादि भी इसी प्रकार के उदाहरण हैं। शिलालेख भी, और सबसे बड़ा उदाहरण बच्चों पत्र है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। भारत में बोली जाने वाली दो भाषा परिवार से संबंध रखती है। भारत में मुख्यतः दो भाषा परिवारों से संबंध रखती है। पहली भाषा परिवार है द्रविड़ परिवार और दूसरी है आर्य परिवार। इस भाषा में दक्षिण भारत के 4 राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश की भाषाएं हैं। ठीक है बच्चों। और इसके भाषा जो है वो है तमिल, मलयालम, कन्नड़ तथा तेलुगु। आर्य परिवार जो है वो भारत के शेष सभी भाषाएं आर्य परिवार से संबंध रखती हैं। हमारे भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। देखिए 22 भाषाओं का यहाँ पे उल्लेख दिया गया है, आपको इसको पढ़ना है। मैं एक दो पढ़ के बता दें। जैसे राज्य है असम और उसकी भाषा है असमिया। राज्य है उड़ीसा और उसकी भाषा है उड़िया। यहाँ पे राज्य देखो गोवा, कोंकणी। इस प्रकार से आपको इसको पढ़ना है और समझना है। अब आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हिंदी। अभी तो हमने भाषा के बारे में जाना, अब हम जान लेते हैं हमारी भाषा। तो बच्चों अब हम जान लेते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। हिंदी हमारे किस किस राज्य में बोली जाती है तो देखो बच्चे यहाँ लिखा है। इसे मुख्यतः हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार में बोला जाता है। ठीक है बच्चों। इसके अलावा हिंदी देखो बच्चों पड़ोसी के देशों में भी बोली जाती है। वो तो राज्य की बात हुई थी कि कौन कौन से राज्य में बोली जाती है। अब हम पड़ोसी देशों के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि में हिंदी खूब बोली और समझी जाती है। इसके अतिरिक्त हम बच्चों बाहर के देशों के बारे में जाने, विदेशों के बारे में, जैसे मॉरिशस, फिजी, सिंगापुर, सूरीनाम, त्रिनिदाद आदि में भी हिंदी का प्रचलन है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी विकसित हो रही है। तो बच्चों ये हो गया हमारी अभी हिंदी हमारे कौन कौन से देश, कौन कौन से राज्य और कौन कौन से विदेशों में बोली जाती है। अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा दक्षिणी हिंदी। दक्षिणी हिंदी किसे कहते हैं? दक्षिण भारत के हैदराबाद और औरंगाबाद, गुलबर्गा, बीदर आदि क्षेत्रों में जो भी हिंदी बोली जाती है, हिंदी के उस रूप को हम दक्षिणी हिंदी कहते हैं या दक्षिणी हिंदी। अब सेकंड टॉपिक है बच्चों उपभाषा और बोली। उपभाषा किसी भी भाषा में सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। उपभाषा में लघु कथा, कहानी, कविता आदि साहित्यिक रचनाएं लिखी जाती हैं। उदाहरण मथुरा के आसपास ब्रज उपभाषा बोली जाती है। किसी सीमित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है। अब जैसे देखिए बोली के यहाँ कई प्रकार के उदाहरण दिए गए, जैसे हरियाणवी है हरियाणा की बोली, भोजपुरी है मध्य प्रदेश, भोजपुरी है उत्तर प्रदेश,
बिहार झारखंड की बोली, राजस्थानी है राजस्थान की, बुंदेली है बुंदेल की, कन्नौज की कन्नौजी है। इस प्रकार से आदि बोलियों के उदाहरण दिए गए हैं। पंजाब की भी बोली होगी बच्चों। पंजाब की बोली क्या है, ये आपका असाइनमेंट है। अब चलते हैं हम लिपि। प्रारंभ में भाषा केवल बोली जाती थी, अब उसका लिखित रूप नहीं होता था। फिर समय के साथ साथ भाषा को लिखने की आवश्यकता पड़ती तो उसे भाषा की बोली जाने वाली ध्वनियों के लिखित चिन्ह निर्धारित कर लिए जाते और इन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। जो भाषा बोलने के लिए बच्चों जिन ध्वनियों को लिखित चिन्ह निर्धारित किए गए उसे ही हम लिपि कहते हैं। भाषा की मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। लिपि की परिभाषा है बच्चों। यहाँ पे कुछ लिपि और भाषा देखिए दिए गए हैं। यहाँ इस साइड में लिपि, इस साइड में भाषा। जैसे हमारी हिंदी की देवनागरी है और पंजाबी की गुरमुखी। इस प्रकार से कुछ लिपि और भाषा के दिए गए हैं। अब बच्चों देखिए, सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है। हम एक लिपि में से अधिक भाषा लिख सकते हैं और एक भाषा के कई अन्य लिपियों में भी लिख सकते हैं। आप प्राय शहरों में देवनागरी, रोमन तथा फारसी, हमारे देश में, हमारे भारत देश में देवनागरी, रोमन, फारसी इन 3 लिपियों का ही प्रचलन है। नीचे कुछ शहरों के नाम देवनागरी व रोमन लिपियों में लिखे गए हैं। अब देखिए कुछ जैसे सोनीपत को हिंदी में देवनागरी लिपि में सोनीपत में लिखा गया है और इंग्लिश में इसको देखिए SONEPAT। इस प्रकार से आपको कुछ शहर के नाम और उनकी भाषा की लिपि लिखनी है। उदाहरण आपको समझा दिया गया है। तो बच्चों अब हम 4th टॉपिक पे आते हैं। 4th टॉपिक हमारा है कि जिस प्रकार किसी कार अथवा व्याकरण है। 4th टॉपिक हमारा, जिस प्रकार किसी कार अथवा अन्य वाहन को सही ढंग से चलाने के लिए मात्र उसको चलाना सीख लेना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसके लिए यातायात संबंधी नियमों एवं सड़क संकेतों आदि की समुचित जानकारी प्राप्त करना भी अनिवार्य है, अन्यथा 2 कदम चले गए और दुर्घटना का शिकार। उसी प्रकार किसी भाषा को मात्र बोलना सीख लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके प्रभावशाली प्रयोग हेतु उसे शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना तथा लिखना आना परम आवश्यक है। किसी भाषा के शुद्ध रूप को जानने के लिए उससे संबंधित नियमों का अध्ययन करना पड़ता है तथा भाषा से संबंधित सभी नियम व्याकरण नामक शास्त्र में सम्मिलित होते हैं। जिस प्रकार बच्चों हम कार चलाना तो सीख लेते हैं, अगर हमें ट्रैफिक रूल या कार को लेफ़्ट राइट कैसे मोड़ते हैं, दाहिने बाएं, ये अगर हमें नहीं आया तो हमारी कार का कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है और हम भी उसके चपेट में आ सकते हैं। उसी प्रकार अगर हमें भाषा के पूर्ण रूप का ज्ञान नहीं मिलता है तो हम कभी भी कहीं भी सही क्रम से कोई वाक्य या शब्द नहीं लिख पाएंगे। और इसको सही क्रम में लिखने के लिए हमारी जो है व्याकरण नामक शास्त्र बनाए गए हैं, जिसमें भाषा के बारे में सभी कुछ रखा गया। तो हम अब व्याकरण के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों। यहाँ पे व्याकरण की तुलना एक कार से की गई है कि कार जिस प्रकार कार चलाते चलाते अगर हम नियम नहीं जानते हैं तो हम कभी भी एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं। उसी प्रकार अगर हमें व्याकरण के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होती है तो हमारे शब्द और वाक्य बहुत ही कभी कभी कठिन हो जाते हैं या कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आते हैं। अतः व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से हम भाषा के शुद्ध मानक रूप को बोलना, पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। तो बच्चों व्याकरण वह माध्यम है जिसमें हमारे लिपि के बोलने की, पढ़ने की और लिखने की तीनों जो है क्रम शुद्धता रूप से रखी जा सकती है। अब आ जाइए बच्चों व्याकरण के भेद। व्याकरण के 4 भेद हैं: वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, पद व्यवस्था, वाक्य व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में इसके अंतर्गत वर्णों की बनावट, भेद तथा शुद्धता आदि का विचार किया जाता है। शब्द व्यवस्था इसके अंतर्गत शब्दों की बनावट, भेद तथा शुद्धता आदि पर विचार किया जा सकता है। पद व्यवस्था वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। पद विचार के अंतर्गत पद तथा उसके भेदों तथा रचना आदि का विचार किया जाता है। बच्चों आगे चलकर ये थोड़ा विवरण में पढ़ाया जाएगा आपको व्याख्यित रूप में, अभी आप संक्षेप में ही पढ़ लीजिए। वाक्य व्यवस्था इसके अंतर्गत वाक्यों की बनावट, भेद तथा शुद्धता आदि का विचार किया जाता है।
अब बच्चों हम आ जाते हैं इससे संबंधित असाइनमेंट जो हमने आपको दिया था उसके प्रश्न उत्तर के बारे में। तो बच्चों देखिए यहाँ पे मौखिक प्रश्न मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने जो कराया था। तो भाषा से क्या तात्पर्य है, यहाँ मैंने लिखवाया था आपको कि भाषा का तात्पर्य हमारे विचारों का आपस में आदान प्रदान से होता है। सही है। प्रश्न नंबर का भाषा के दो प्रमुख रूप कौन से हैं, उनका साधारण वर्णन कीजिए। तो भाषा के प्रमुख दो रूप बच्चों लिखित और मौखिक हैं। यहाँ पे देखिए हैं लिखित और मौखिक भाषा। लिखित भाषा लिखित या अंकित भाषा का लिखा हुआ रूप लिखित भाषा कहलाता है और मौखिक भाषा मुख से बोले जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। अब बच्चों आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन, भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो भाषा और बोली में बच्चों जरा सा ही अंतर है। भाषा का लिखित एवं मौखिक दोनों रूप होता है और जबकि बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है। अब बच्चों प्रश्न नंबर 6, लिपि किसे कहते हैं, हमारी राष्ट्रभाषा की लिपि बताइए। तो बच्चों लिपि पहले जान लेते हैं। उच्चारित ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखा जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। हमारी राष्ट्रभाषा बच्चों हिंदी है, तो राष्ट्रभाषा जब हिंदी है तो उसकी लिपि हमारी देवनागरी है। प्रश्न अंग देखो बच्चों, बोली तथा उपभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपभाषा में हम लघु कथा, कहानी, कविता आदि साहित्यिक रचनाएं लिख सकते हैं और जबकि बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है। इसी प्रकार व्याकरण का महत्व बताइए। तो व्याकरण का महत्व बताते हुए हमें बताना है कि व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाता है। प्रश्न नंबर 6, हिंदी बोले जाने वाले राज्यों के नाम बताइए। तो बच्चों यहाँ देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार ऐसे कुछ राज्य हैं जिनमें हिंदी बोली जाती है। प्रश्न नंबर 6, दक्षिणी हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो बच्चों मैंने पहले ही बताया था दक्षिणी हिंदी दक्षिण भारत में बोली जाती है, जैसे कि हैदराबाद, औरंगाबाद, गुलबर्गा, बीदर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट अगले असाइनमेंट में और सारे प्रश्न उत्तर होंगे आपके।